Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो ब्रिज सिमेन्ट सलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। नमस्कार, मैं डॉक्टर भोला रिजाल। सुन लीजिए आज की पंक्ति मेरी ही जुबान से। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आज का अपना अतिथि है पद्म भूषण से विभूषित भारत का प्रसिद्ध कलाकार जतिन दास जी। ये विश्व चर्चित है और नेपाल में अभी नेपाल आर्ट काउंसिल के निमंत्रणा में आयोडा है। यही अवसर को सदुपयोग करते हुए कलाकारिता और चित्रकारिता लगायत विविध विषय में बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। 75 साल की उम्र में भी इतने एक्टिव और एनर्जेटिक, इसका राज क्या है? कोई राज नहीं है। मैं कोई जड़ी बूटी नहीं खाता और अपने बारे में भी सोचता नहीं हूँ। दिसंबर में मेरा 75 साल का उम्र होगा और उम्र कैसे बीत गया पता भी नहीं चला काम करते करते। आप पहली बार नेपाल आए हैं, एक आर्टिस्ट की नज़र में नेपाल कैसा लगा आपको? मुझे तो नेपाल बहुत अच्छा लगा। लोग इतने जेंटल है, उनका बोली इतना मिठास है बोली में। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इतने साल पहला दफ़ा नेपाल आया हूँ, इसके पहले नहीं आया था। बहुत सारे लोग आए हैं। मैं 50 साल से यूरोप अमेरिका सारा जगह घूमता हूँ, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज़ जो है, मेरा भी एक अभिप्राय है, वह भी चिंता है कि मैं अभी नेपाल भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये सब ज़्यादा भ्रमण करना चाहता हूँ और वहाँ तस्वीर बना के वहीं प्रदर्शनी करना चाहता हूँ। इस बार जो एग्जीबिशन है आपका नेपाल में, इसी अभी होगा या बाद में? नहीं, अभी मैं और 2-3 दफ़ा आऊँगा। आखिर यहाँ तस्वीर बना, तस्वीर तो जल्दी नहीं बनती। और अभी मैं बहुत सारे इंस्पिरेशन देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जो पेंटिंग के ज़रिए आए। पेंटिंग करना फोटोग्राफी जैसा नहीं है कि कुछ देखा उसको चित्रण कर लिया, तो उसको अपने अंदर लेके वो चित्रण के माध्यम से वो कैसे उभरेगा, पेंटिंग बनना चाहिए। वो भी पेंटिंग का आज का जो समय है जी, और जैसे आप 50 सालों से लगे हुए हैं जी, पुराना 30-40 साल पुराना जो समय था जी, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या आया है अभी? सारा दुनिया में और साउथ एशिया में इसका ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि एक कमर्शलिज़म, एक मटेरियलिज़म, सिर्फ पैसा और नाम, इसी के पीछे लोग पड़े हुए हैं सारा दुनिया में। और ये एक विदेशी डिजीज़ है। वो हमारे तरफ लोग बाहर से आते हैं कि इंडिया में कि नेपाल में ढूंढने के लिए स्पिरिचुअलिटी, कि हिंदुस्तानी लोग, नेपाली लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे और बहुत आध्यात्मिक होंगे, लेकिन आके देखते ये तो बहुत प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक लोग हैं, बहुत सेल्फिश। तो देश खराब हो गया है सारा। तो लेकिन इसका सुधार कैसे मैं नहीं सोच सकता जब तक हमारा देश की संस्कार के बारे में पढ़ाई घर में और स्कूल में ना हो, तो इसका संस्कार कुछ नहीं हो सकता, मतलब इसका कोई डेवलप नहीं हो सकता। किसी भी आर्टिस्ट की जो पेंटिंग होती है उसको जितने लोग देखते हैं उतने मतलब वो निकालते हैं उस पे, और आर्टिस्ट का जो एक्चुअल उसमें मतलब होता है वो निकाल पाता है कि नहीं जो देखने वाला ये है। जो दुनिया का मज़ा है ना,
प्रकृति ने विभिन्न टाइप का पेड़ बनाया, बादल, बरसात, गर्मी, ठंडी, ये जो बनाए प्रकृति तो रियल क्रिएटर है ना। हम लोग रियल क्रिएटर नहीं है, प्रकृति है। जब कोई सूरज को देखता, चांद को देखता है, को बोलता है मेरे सुंदरी बिलवेड है, कोई सोचता है कि इसमें पानी है कि नहीं, कोई सोचता है मून सन का रिफ्लेक्शन है कि नहीं वगैरह। हर एक का नज़रिया अलग होता है। वही तो मज़ा है कि कलाकार जो बनाता है वो चिंतन को सब लोग पकड़ नहीं पाते हैं। और कभी कभी कोई पकड़ेंगे, लेकिन हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब निकलना वो भी बहुत मज़ेदार। लेकिन अभी आपने जो कहा कि आर्टिस्ट का जो अपना चिंतन है उसको लोग नहीं पकड़ पाते हैं, तो उस समय आर्टिस्ट को तकलीफ नहीं होती कि मैंने जो सोचा था वो कुछ समझ नहीं पाया? है, एक किसी ने कविता लिखा, समझ लीजिए कबीर ने लिखा, कि कालिदास ने लिखा है, उसको पढ़ के समझने के लिए आपका भी पानी उतने स्तर होना चाहिए, आपका मट्टी उस स्तर का होना चाहिए। तो इसको इसीलिए बोलते हैं सहधर्मी, और एक साथ में ताल दे के चलने वाला। आप क्लासिकल गाना सुनते हैं बहुत दफ़ा, तो क्लासिकल गाना उसका ये कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। लाइकवाइज नाच का कि कविता का, चित्रण का, तो उसके लिए आपको रसिक बनना पड़ेगा। कहते हैं आर्टिस्ट के आर्ट की कीमत जी उसके समीक्षकों पे निर्भर करती है, आप क्या कहेंगे? हर चीज़ का एक कीमत नहीं, उसका दूसरा कोई शब्द होना चाहिए, जिसका मूल्य, मूल्य, हाँ वैल्यू, वैल्यू होना चाहिए। कीमत तो पैसे की बात है, वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू किसका? हम हिमालय का वैल्यू रखें, हम दरख्त का, पेड़ का वैल्यू रखें, ऊपर बड़े छोटे का वैल्यू रखें, शिक्षा का वैल्यू रखें, कलाकारों की वैल्यू रखें, और ये वैल्यू सारा ख़त्म हो गया है। कोई किसी को कोई चीज़ में कदर नहीं है। मार धार करके बिल्डिंग बनाए, जैसे हम अभी आ रहे थे, देखा 3-4 बड़े बड़े चीड़ के पेड़ है और दूसरा नहीं है। तो ऐसे अभी बारिश नहीं है, सारा देश में अभी 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इंडिया में, तो ये तो बहुत सीरियस बात है। तो हम जब कुदरत का वैल्यू रखें, कुदरत हम संभालेगा। तो वैल्यू, जब बहुत सारे लोग अभी हर चीज़ को पैसे से तुलना करते हैं, और ये बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए मैं यहाँ से बहुत सारे हट गया हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता इस चीज़ में। एक आर्टिस्ट के जीवन में प्रकृति और संगीत की क्या अहमियत होती है? कहा जाता है संगीत भी क्रिएशन में बहुत हेल्प करता है। प्रकृति तो सबसे बड़ा चीज़ है। संगीत और नृत्य, कविता और चित्र, ये उसके, देखिए 2 चीज़ है। एक प्रकृति के बना हुआ कला जो रियल कला है, और इंसान का बना हुआ आर्टिफिशियल है। तो इसीलिए आर्ट उसको कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन उसका 3 अंग है, बेसिक अंग है, चित्र और कविता और संगीत, और तीनों में आदान प्रदान होता है। जब तक इंसान अच्छा संगीत ना सुने, अच्छा चित्रकार नहीं बन सकता। अच्छा चित्र देखने को ना मिले तो कविता नहीं कर सकता। तो इसी तीनों में से 50 चीज़ों निकलता है। आजकल बहुत सारे, कोई बोले गारमेंट डिज़ाइनिंग सीखना है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग सीखना है, लेकिन बेसिक कला पहले समझना चाहिए, फिर ये सब हो सकता है। इसीलिए सब में आधा अधूरा का काम चल रहा है। एक दूसरे के पूरक है, मैं ये कहूँ। पूरक भी है, आदान प्रदान भी है, और एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, कुन पन्छीलाई शान्तिको प्रतीक मानिन्छ? अप्सन ए भँगेरा, अप्सन बी चिल, अप्सन सी परेवा र अप्सन डी काग। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। कलर्स मोबाइल प्राइड पिटेड प्रत्येक 2 हप्तामा एकजनालाई, प्रत्येक महिना सीजे इंडक्शन कुकर 1 जनालाई।
विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं चित्रकार जतिन दास जी से। आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा। एक आर्टिस्ट को परफेक्ट आर्टिस्ट बनने में कितना समय लगता है, या यूं कहूं जतिन दास जी 50 सालों में परफेक्ट आर्टिस्ट बन पाए या नहीं? ये परफेक्ट आर्टिस्ट करके कुछ नहीं होता। कलाकार देखिए, कोई पॉलिटिक्स में है तो प्रधानमंत्री बनने के बाद और कुछ नहीं है। कोई स्पोर्ट्स करता है तो ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल ले लिया। लेकिन कलाकार के लिए एक निरंतर एक नदी का स्रोत है और ये कभी ख़त्म नहीं होता और कभी ये बेस्ट नहीं होता। बोलते हैं ना, ये सबसे बहुत बेस्ट आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे काम हो गया है हमारे दुनिया में। मैं ये कहूँ इसका मतलब कि परफेक्शन कभी आ नहीं सकता। कभी नहीं। परफेक्शन क्या होता है? प्रकृति में भी तो परफेक्शन नहीं है। हमारे क्या है, हम तो छोटे हैं। परफेक्शन के पीछे नहीं घूमते हैं, अब तत्वों के पीछे घूमते हैं, सत्य के पीछे। और जिसमें मज़ा, और ये जो तस्वीर जो हम बनाते हैं किसी के लिए नहीं बनाते, अपने लिए बनाते हैं। फिर जब प्रदर्शनी करते हैं सब दूसरे लोग देखते हैं। कहा जाता है जैसे काव्य अपनी बात को बहुत आसानी से रख पाता है, लेकिन चित्रकार अपनी बात को बहुत मुश्किल से रख पाता है। ऐसे आप क्या कहेंगे? ऐसे नहीं। जो कोई कवि है कि चित्रकार है, वो अपने ढंग से उसको पेश करता है और उसके साथ उसका पीछे उस देश का, उसका अपना एक संस्कार का उसका पीछे भी भार है। और पेश करने के लिए एक गलतफहमी बहुत लोगों में है कि ये जैसे कि सिनेमा किया गया ऑडियंस को सोच के, समझ रहे हैं? डांस करते हैं ऑडियंस को सोच के, लेकिन जब कुमार गंधर्व गाना गाते हैं ऑडियंस को सोच के गाना नहीं गाया, वो अपने गाना ऑडियंस में जाता है। ऐसे मैं तस्वीर बनाया, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ कि आई लिव ऑन द सेल ऑफ पेंटिंग बट आई डोंट पेंट फॉर सेलिंग। तो मैं जो चित्र बनाता हूँ बेचने के कि दूसरे लोगों को दिखाने के लिए नहीं बनाता, यदियो मैं चित्र बेच के जीवन यापन करता हूँ। एक कलाकार की जो वर्षों की मेहनत के बाद जो चित्र तैयार होता है वो आम जनता के सामने पहुंचने से बहुत पहले ही किसी के ड्राइंग रूम की शोभा बन जाता है। क्या ये सही है? कभी कभी। लेकिन ये जो आम जनता कहते हैं ना, ये शब्द बहुत सारे, मैंने बहुत न्यूज़पेपर टेलीविज़न वाले इंडिया में बोलता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम जो बनाते बोलते हैं आम जनता इसको पसंद करते हैं। जैसे कि आप कहीं ऊपर बैठे हुए हैं, आम जनता जैसे कोई फालतू लोग हैं। ये आम जनता, हम जब रास्ते में चलते हैं हम भी आम जनता है, समझ रहे हैं? लेकिन हमारे आम जनता में बहुत सारे गुणी लोग हैं, बहुत सारे रसिक लोग हैं जो कि अपने का पताका कोई झंडा नहीं फैलाते हैं। तो किसी को अंडरमाइन नहीं करना है और कोई भी कल्चरल प्रोग्राम जो कुछ हो वो सबके लिए है, स्टूडेंट के लिए, फैमिली के लिए, शिक्षक के लिए और जो गुणी लोग उनके लिए है। लेकिन कभी कभी बेच के कोई जो गैलरी में ये होता है, सुनिए हमारा जो संस्कार था ये गैलरी म्यूज़ियम में जो सब हटके हुआ है, ये वेस्टर्न पद्धति है। हमारा जो एजुकेशन है वो मैकॉले ने बदला था कि इनको क्लार्क बनाने के लिए सिखाइए, इनके पुरातन सभ्यता बहुत बढ़िया है, उनको ख़त्म ना करेंगे तो नहीं होगा। तो अभी तक हमारे जो देशों हैं हमने नहीं किया, जापान चाइना ने किया है, लेकिन हम लोग जो साउथ एशिया लोग हैं हम लोग ने उसका ये नहीं किया। हम सिर्फ एक कमर्शियल इंडस्ट्रियल कल्चर और क्लार्क बनने के लिए, होटलों में काम करना, आईटी पढ़ने के लिए ये सब किया है।
आर्ट गैलरी से बाहर लाकर जी सबके सामने रखने के लिए क्या करना जरूरी है? देखिए, एक तो स्टूडियो के बाहर जब आर्ट गैलरी जाए, एक दूसरा जगह है, वो पब्लिक प्लेस में चला गया। स्टूडियो में जब तक है मेरा अपना बच्चा जैसे ये गया, उसके बाद जब बाहर लेने के लिए पब्लिकेशन, जैसे आपका टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एक मीडिया है, रिप्रोडक्शन है। ये राजा रवि वर्मा तो वही शुरू किए थे साउथ में, उनने प्रिंटिंग प्रेस में बड़ा बड़ा रिप्रोडक्शन हुआ, जैसे आपके ये लगे हुए हैं सब। तो फिर दूसरे लोगों को मिला, जैसे आपका म्यूज़िक का कैसेट मिलते हैं, आप कोई बड़े क्लासिकल म्यूजिशियन को अपने घर में सुन सकते हैं। तो ये है लोग तक पहुंचने के लिए, खरीदने का सबको ज़रूरत नहीं है। आजकल एक चीज़ और देखी जा रही है, जी। ओन क्रिएशंस ना होते हुए ज़्यादातर चीटिंग क्रिएशंस, लाइक कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ लिया और उसमें थोड़ा सा अपना हाथ जड़ा दिया। तो क्या हो रहा है, सब लोग चीटिंग कर रहे हैं, पॉलिटिशियन सब चीटिंग कर रहे हैं, करप्ट है, उनका 5,000 करोड़ का मालिक है। पहले तो गांधी जी थे, नेहरू थे, इनके पास ये पैसा वैसे का चर्चा नहीं होता था। तो लाइकवाइज अभी कोई, हर एक इंसान शॉर्टकट में लगा हुआ है, कैसे जल्दी से मल्टी मिलियन बने, कि घर बने, नाम हो जाए। लोग तो मैंने सुना कुछ पैसा दे के टीवी और अखबार में पैसा दे के प्रोग्राम कराते हैं, मैंने सुना, यू नो। लेकिन दुख की बात है, तो घृणा की बात है। तो ये हमारा जो मुल्क है, हमारा साउथ एशिया जो मुल्क है, ये मैं उसको हमारा मानता हूँ, और यहाँ से फारिस तक भी हमारा मानता हूँ कि पूर्विया एक कल्चर है, पूर्वी कल्चर, पूर्वी कल्चर है। तो ये बहुत ख़राब हो गया है, इसको संभाला जाए। आप पोएट भी हैं जी। जाते जाते कुछ पंक्तियां अगर याद हो तो हमारे दर्शकों के लिए। आपके जो हिंदी में लिखने वाले वो बहुत दफ़ा बोलते हैं, उनको आदत हो जाता है, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन मेरे एक पंखे के कलेक्शन है, हाथ का पंखा। हाथ का पंखा 30 साल से कलेक्शन है, पेंटिंग के साथ कोई ताल्लुकात नहीं। और आपके प्रोग्राम के ज़रिया मैं दूसरे को बोलना चाहता हूँ, कोई भी पुरातन चीज़ का लेकर कोई इंसान उसका कलेक्शन शुरू करे कि अब अगले पीढ़ी के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे जो पंखे कलेक्शन है, और पृथ्वी का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट कलेक्शन है, करीब 7,000 पंखे हैं, एंटीक पंखा, चाइना का, जापान का, इंडिया, अफ्रीका, इजिप्ट, सब जगह का है। तो इसका एक म्यूज़ियम बनाना है। इसका शो हुआ है लंदन में, स्विट्ज़रलैंड में, कोलालमपुर, फिलीपींस में शो हुआ है, इंडिया में। तो उसका, और इसका जैसे मैंने बोला, पेंटिंग का कोई ताल्लुकात नहीं, मुझे अच्छा लगा तो शुरू कर दिया। हम जिसमें घुस जाते हैं, इसमें पूरा घुस जाते हैं। फिर मेरा हैंडीक्राफ्ट वगैरह की कलेक्शन है, जो कि 50 साल से कलेक्ट किया हूँ। और सारा एक आर्ट सेंटर, जेडी सेंटर ऑफ आर्ट किया हूँ भुवनेश्वर में, वहाँ दिया हूँ। सरकार ने ज़मीन दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया। एक ब्लॉक बन रहा है अभी, और ये सब म्यूज़ियम बनेगा। बहुत अच्छी बात है। अंत में नेपाल के आर्ट फील्ड से रिलेटेड लोगों को क्या सुझाव देना चाहिए? ओह, मैंने आके जो क्या भक्तपुर में, और क्या दूसरा जो जगह है, पाटन में जो देखा, मैं तो पागल हो गया। इस किस्म की वुड कार्विंग मैं दुनिया में कभी नहीं देखा, और इतने सुंदर आर्किटेक्चर, डिटेलिंग। हमारा इंडिया में पत्थरों का खुदाई है, कोणार्क में, खजुराहो, महाबलीपुरम में वगैरह। वुड कार्विंग है राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा, लेकिन इस किस्म की नाजुकी काम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, और इतने लालित्य है इसमें। और यहाँ का जो अब ये आधुनिक चित्रकार है कि आर्किटेक्ट है, वहाँ से सीख नहीं रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ मैं आधुनिक भी नहीं, भी पुरातन भी नहीं, मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे सामने जो कुछ आए मैं ग्रहण करूँगा, समझे ना आप। तो ऐसे मैं तो बहुत खुश हो गया और इतना एक्साइटेड हुआ, थोड़ा स्केच कर रहा हूँ उसको। मेरा अनुरोध है कि नेपाल की सरकार, नेपाल की संस्थे, जो कला संस्था है, लोग ये इसका ज़रा संभाल करें। सब इतना बढ़िया चीज़ें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एंड आई एम श्योर यूनेस्को वगैरह से मदद करेंगे। और आसपास भी जो देश है, ये सब आपस में कलाकृति का, पुरातन कलाकृति का, मंदिरों का कैसे संभाल रखा जाए,
उसके लिए आपस में मदद करें, सिर्फ एक देश नहीं, ये सिर्फ एक देश का कल्चर नहीं। देखिए बुद्धिज़्म जो है वो ये क्या अपना क्या बोल अफ़गानिस्तान में है, चाइना जापान में है, उड़ीसा बिहार में है, नेपाल में है, तो आपस में मिलके बुद्धिस्ट कल्चर को सेव करें। लाइक ये जो है इतना बढ़िया कार्विंग मैं भक्तपुर में देखा, ओह हो बहुत सुंदर। अभी अर्थक्वेक हुआ, दुख की बात है, ख़त्म हो, थोड़े थोड़े चीज़ें टूट गए सब, लेकिन मैं तो सोचता हूँ सब मिल के करना पड़ेगा। और जितना आर्ट एंड आर्किटेक्चर कॉलेज है वो सिलेबस पे एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था चित्रकार जतिन दास जी से, आप लोग इना की बातचीत सुनिया और इन पर जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, ताल बाराही मन्दिर कुन तालमा अवस्थित छ? अप्सन ए सेफोक्सुन्डु ताल, अप्सन बी बेगनास ताल, अप्सन सी फेवा ताल र अप्सन डी रारा ताल। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी फेवा ताल। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 13 35 24 53। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, कुन पन्छीलाई शान्तिको प्रतीक मानिन्छ? अप्सन ए भँगेरा, अप्सन बी चिल, अप्सन सी परेवा र अप्सन डी काग। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। कलर्स मोबाइल प्राइड पिटेड प्रत्येक 2 हप्तामा एकजनालाई, प्रत्येक महिना सीजे इंडक्शन कुकर एकजनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मन भी इजाज़त दो। और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हुआ तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सुन्दर सपनाका बिउ छर्दै आफ्नो पहिचान फैलाउँदै नयाँ नयाँ विचारको ल्याउँदै उपहार भाइचारा सद्भावको जसले फिजाउँछ सौरभ भाइचारा सद्भावको जसले फिजाउँछ सौरभ हामी सबैको